Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 महिलाएं जाति व सुधार का सेकंड पार्ट। हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था राजा राम मोहन राय की कोशिशों के बारे में, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि आगे ऐसे कौन कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने हमारे समाज को बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सो गाइज आई होप आगे चलने से पहले आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि जो नॉलेज आपको मिल रही है वो नॉलेज आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली में भी मिल सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, तो ज्ञान बांटिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। सो गाइज अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले मिलिए ईश्वर चंद विद्यासागर जी से, जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान निभाया महिलाओं की स्थिति सुधारने में। लड़कियां स्कूल जाने लगती है। काफ़ी सारे सुधारकों का मानना था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। तो कलकत्ता में विद्यासागर जी और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि कहीं स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। भाई हद थी, हद। इवन ये हद आज भी है कुछ इलाकों में। उन लोगों का मानना था कि लड़कियां अगर सार्वजनिक स्थानों से या फिर पब्लिक प्लेसेस से होकर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। पढ़ने लिखने की फैसिलिटी उन्हीं लेडीज़ को या गर्ल्स को ज़्यादा मिलती थी जिनके पिता या पति ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के होते थे। कई लेडीज़ ने तो खुद से ही पढ़ना सीख लिया। एग्जाम्पल राजसुंदरी देवी जी, जिसने रात को दिए की लौ में चोरी छिपे लिखना पढ़ना सीखा था। और 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में, ज्योतिराव फूले इम्पॉर्टेंट नेम, ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी और घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर, कुरान शरीफ जैसे कि हिंदू धर्म के ग्रंथ होते हैं उसमें श्लोक बोले जाते हैं, तो जो कुरान के श्लोक होते हैं ना उनको आयत बोली जाती है, ठीक है। तो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दिया और उनकी महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये बोला उन्होंने। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ, और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू काम काज संभालने के बारे में पढ़े। जी, जब ऐसा टाइम आया कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने इम्पॉर्टेंट भी इस दौर की प्रभावशाली महिला थी, और उन्होंने कलकत्ता, पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, और वो सही भी थी मेरे अकॉर्डिंग। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी, और कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार भी प्रकाशित किए। आलोचना मतलब क्रिटिसाइज़ करना कि ये चीज़ गलत है और गलत थी और गलत है, हमें इसको चेंज करना होगा, आलोचना।
पूना में घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना, इम्पोर्टेंट, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की और पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की उन्होंने। ताराबाई शिंदे का एक आर्टिकल कि जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा कि क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब ये है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवो भगवत और शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहे तो प्रेम रोगी मूवी है, उससे मिल जाएगा, जहाँ विवाहित महिलाएं जाती है। भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्यों? क्योंकि उनका पति मर गया है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उनके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने अपनी स्त्री पुरुष तुलना में। और संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, ये रही इनकी इमेज। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और उन्होंने उच्च जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर भी एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके, मतलब उनको इंडिपेंडेंट होने की सीख दी जाती थी। अब कुछ चीज़ें जब अच्छी हो रही है तो जो छोटी सोच के लोग हैं, रूढ़िवादी खेमे के लोग, उनकी सोच तो कुछ अलग ही होगी। अगर महिलाएं ऐसे तौर तरीके अपनाएंगी, जाएंगी, पढ़ेंगी, खुद से कमाएंगी तो क्या होगा कि हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, वाह, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इवन ये तो आज भी लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए आगे आने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया, क्योंकि संगठन में शक्ति है। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव का समूह बनाने लगी और उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। जी, आर्टिकल का टॉपिक ही है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों का जैसे जैसे विकास हुआ, इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए और जिसकी वजह से बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाने के लिए संघर्ष किया गया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये वाला सन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने का।
इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए। इस कानून के अनुसार 18 से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती, और बाद में ये एज बढ़ा के 21 और 18 साल कर दी गई। और इस इमेज में दिखाया गया है एक 8 साल की दुल्हन। वैसे भी आज भी कई इलाकों में ऐसा है कि 18 साल से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। एंड गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जाति और समाज सुधार, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ईयर्स और कुछ सुधारकों के नाम भी आ रहे हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसको स्किप मत कीजिएगा, और जहाँ भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। टिल देन प्लीज़ टू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।